साल 1945 आजादी से सिर्फ 2 साल पहले जेआरडी टाटा ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की नींव रखी, जिसे हम टेल्को के नाम से जानते हैं। साल 2003 में टेल्को का नाम टाटा मोटर्स कर दिया गया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कंपनी ट्रेन के इंजन बनाने के लिए स्टार्ट की गई थी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपनी ने कुछ टैंक्स भी बनाए और 1948 में यूनाइटेड किंगडम की मार्शल सन्स कंपनी के साथ मिलकर स्टीम रोड रोलर बनाने से लेकर पैसेंजर, कॉमर्शियल या फिर डिफेंस व्हीकल्स बनाने तक कंपनी की जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। बंदी के कगार तक पहुंची टाटा मोटर्स बाउंस बैक करके आखिर कैसे आज मार्केट लीडर है। आज की इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के इतिहास व उसकी कामयाबी के इसी सफर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये कंपनी स्टार्ट होने के बाद से शुरुआत के 9 साल तक अलग अलग तरह की चीजें बनाती रही, लेकिन 1954 में टाटा ने कॉमर्शियल व्हीकल के मार्केट में उतरने का मन बनाया। अब चूंकि टाटा के पास किसी भी तरह के व्हीकल्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से उन्होंने जर्मन कंपनी डायमलर बेंज के साथ हाथ मिलाया, जो इस फील्ड में काफी लंबे समय से अपने पैर जमाई हुई थी। डायमलर बेंज के साथ मिलकर टाटा ने अपना पहला कॉमर्शियल ट्रक TMB 312 का निर्माण किया और अगले 15 सालों तक साथ मिलकर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लीड करती रही। उस समय टाटा के सभी व्हीकल्स पर डायमलर बेंज का वो लोगो लगा हुआ होता था जो आज दुनिया भर में मर्सिडीज बेंज की पहचान माना जाता है। लेकिन सन 1969 में इन दोनों कंपनियों का कोलैबोरेशन खत्म होने के बाद इस लोगो को टाटा की गाड़ियों से हटा दिया गया। ये पार्टनरशिप खत्म होने के बाद टाटा मोटर्स ने पहली बार अकेले अपने दम पर व्हीकल्स का निर्माण करना शुरू किया और गाड़ियों पर अब टाटा का लोगो नजर आने लगा। धीरे धीरे टाटा ने इंडिया के कॉमर्शियल व्हीकल के मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और कॉमर्शियल वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। अब इस तरह कॉमर्शियल सेगमेंट में मिली सफलता के बाद टाटा ने पैसेंजर व्हीकल मार्केट में भी उतरने का इरादा बनाया और साल 1991 में टाटा ने सिएरा नाम की गाड़ी को लॉन्च करते हुए भारत की पैसेंजर व्हीकल मार्केट में भी कदम रख दिया। सिएरा के बाद टाटा ने 1992 में अपनी दूसरी गाड़ी टाटा स्टेट लॉन्च की और 1993 में इस कंपनी ने बस बनाना और उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। फिर साल 1994 आया जब टाटा ने अपनी फेमस SUV टाटा सुमो को लॉन्च किया, जो आम कस्टमर्स को तो ठीक ठाक लगी लेकिन हमारी भारतीय सेना को काफी पसंद आई और इसी के चलते टाटा को भारतीय सेना के लिए मिलिट्री वाहन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और तब से लेकर आज तक भारतीय सेना के लिए मजबूत और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने वाले मिलिट्री व्हीकल्स टाटा मोटर्स ही बनाती है। दोस्तों, साल 1997 में टाटा मोटर्स 10,000 करोड़ की सेल्स करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई और फिर आया साल 1998 जो टाटा मोटर्स के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि एक तो इस बार टाटा सफारी को लॉन्च किया गया और दूसरा ये कि टाटा ने अपनी सबसे फेमस कार्स में से एक इंडिका को लॉन्च किया, जो कि रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इंडिका को भारत का पहला स्वदेशी कार भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहली ऐसी कार थी जिसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया था। इंडिका का मुकाबला मार्केट में मौजूद मारुति 800 और अम्बेसडर जैसी रेप्यूटेड कारों से थी, जबकि शुरुआत के दिनों में इंडिका का कस्टमर रिस्पांस अच्छा नहीं था और साथ ही ऑटो एनालिस्ट भी टाटा की इस स्वदेशी कार को काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब चूंकि टाटा ने इस कार के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, तो मैनेजमेंट ने और नुकसान से बचने के लिए टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला लिया और इसी इरादे से रतन टाटा साल 1999 में अमेरिका के डेट्रॉइट शहर फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने गए, जहां 3 घंटे तक चली उनकी मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने कुछ ऐसी कड़वी बातें रतन टाटा को कही कि वो कंपनी बेचने का इरादा त्याग कर तुरंत इंडिया वापस आ गए और मन में ठान लिया कि अब वे किसी भी कीमत पर अपनी इस कंपनी को कामयाब बनाकर दिखाएंगे। दरअसल फोर्ड ने कहा था कि अगर उन्हें कार बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उन्हें ये बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था और वे इस कंपनी को खरीद कर टाटा के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। वापस आकर रतन टाटा ने अपना सारा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया और इंडिका की सारी कमियों को दूर करने के बाद फिर से लॉन्च किया गया और इस बार इंडिका शानदार माइलेज, शक्तिशाली इंजन और जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। इसके साथ ही रतन टाटा ने बिल फोर्ड से अपने उस अपमान का बदला भी अपने ही अंदाज में लिया। दरअसल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में रतन टाटा ने फोर्ड की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनकी घाटे में चल रही जगुआर लैंड रोवर कंपनी को $2.3 बिलियन में खरीद लिया और इस मदद के लिए बिल फोर्ड ने रतन टाटा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि आप जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर
हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। जहां इंडिका और टाटा सफारी ने इंडियन मार्केट में टाटा को सहारा दिया, वहीं जैगुआर लैंड रोवर को भी रतन टाटा और उनकी टीम की जबरदस्त मेहनत ने रिवाइव कर दिया और ये कंपनी टाटा मोटर्स के रेवेन्यू का मुख्य जरिया बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2019 तक टाटा मोटर्स का 70-80% रेवेन्यू सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर से आने लगा। इसी दौरान 2008 में टाटा की लखटकिया कार नैनो भी लॉन्च की गई, जो लोअर मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन कस्टमर्स का रिस्पांस अच्छा नहीं होने की वजह से 2018 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आखिर 2019 में प्रॉब्लम कहां से आई? दरअसल साल 2010 के बाद इंडियन मार्केट में मारुति, हुंडई और होंडा जैसे ब्रांड्स के अपडेटेड, फ्यूल एफिशिएंट और फीचर्ड रिच कार्स की वजह से टाटा तेजी से इंडियन मार्केट में अपनी जगह खोने लगा और यहां तक कि सन 2019 में पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर गिरकर 3.6% पर आ गया। असल में इंडिया में कॉमर्शियल व्हीकल्स और विदेशों में जैगुआर लैंड रोवर ने ही टाटा मोटर्स को संभाला हुआ था। JLR का मेन मार्केट इंडिया नहीं बल्कि चाइना और यूरोपियन कंट्रीज थे। चूंकि चाइना इंपोर्टेड कार्स पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, इसलिए टाटा ने चाइना की एक कार मेकिंग कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर 1 लाख से ज्यादा कार्स हर साल बेचने लगे। लेकिन प्रॉब्लम 2017 के बाद तब शुरू हुई जब सेल्स बढ़ने के साथ ही गाड़ियों की टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी और प्रोडक्ट क्वालिटी के इशू को लेकर लोग सड़कों पर आ गए। लाखों गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा और जहां JLR के टोटल रेवेन्यू का 33% चाइना से ही आता था, वो गिरकर 10% पर आ गया। इसके साथ ही JLR पर दोहरी मार पड़ी यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पोल्यूशन कंट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए डीजल गाड़ियों के एमिशन नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करने के साथ ही उन पर कुछ एडिशनल टैक्स भी लगा दिया गया। अब चूंकि जैगुआर लैंड रोवर की मैक्सिमम गाड़ियां डीजल वेरिएंट ही थी, तो उन्हें अपना पुराना स्टॉक डिस्काउंट पे निकालना पड़ा, जिसने कंपनी के बैलेंस शीट पर दबाव डाला। धीरे धीरे टाटा मोटर्स के ऊपर डेट्स बढ़ने लगा और कंपनी को बेचने तक की नौबत आ गई। इंडिया में लोगों के पास मोनेटाइजेशन की वजह से जहां कैश की कमी थी, वहीं रही सही कसर कोरोना लॉकडाउन ने पूरी कर दी, जब सेमीकंडक्टर और व्हीकल पार्ट्स की कमी की वजह से पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मंदी की चपेट में आ गई थी। उसके बाद तो हर कोई यही बातें करने लगा कि अब टाटा मोटर्स तो खत्म हो चुकी है। लेकिन टाटा मोटर्स के CEO मिस्टर गुंटर बुटचेक हार मानने वालों में से नहीं थे। मिस्टर बुटचेक टाटा से पहले एयरबस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। उन्होंने इस कोरोना काल को कंपनी के रिवाइवल के लिए यूज किया और अगले 2 सालों में टाटा मोटर्स ने ऐसा कुछ कमाल किया कि 2021 में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 13% से भी ऊपर आ गया है। असल में दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के पुराने मॉडल्स जैसे सुमो, जेस्ट, बोल्ट और आर्या को बंद करते हुए इनोवेशन एंड सेफ्टी को आधार बनाकर नए नए मॉडल्स मार्केट में लाने शुरू किए। और यही नहीं, जैगुआर लैंड रोवर से इंस्पायर्ड ओमेगा और अल्फा प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाड़ियां जैसे नेक्सॉन, हैरियर, सफारी और पंच लॉन्च की गई, जो लोगों को काफी पसंद आने लगी। आफ्टर सेल्स और सर्विस में भी टाटा से लोगों को बहुत शिकायतें थीं, जिस पर कंपनी ने काम किया और अब काफी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। इस टर्न अराउंड के पीछे की मुख्य वजह है प्रोएक्टिव अप्रोच। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गवा का कहना है कि मारुति साल 2025 के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं लाएगी और बाकी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और इसी वजह से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। लेकिन टाटा मोटर्स ने फ्यूचर को भांपते हुए एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल तैयार किया। टाटा ग्रुप की कई कंपनीज ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। टाटा पावर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा एलेक्सी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल लिया। टाटा पावर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाना शुरू किया और आज की डेट में 1000 से भी ज्यादा EV चार्जिंग पॉइंट्स वो इंस्टॉल कर चुके हैं। चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए टाटा केमिकल बैटरी प्रोडक्शन पर काम करने लगी और मोटर डिजाइन का काम टाटा एलेक्सी को सौंपा गया। सभी काम इन हाउस कंपनी में होने की वजह से टाटा का खर्च काफी कम हो गया और इस तरह टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर होने का फायदा भी मिला। अब आज अगर हम EV सेगमेंट की बात करें तो टाटा मोटर्स का EV में कुल मार्केट शेयर 82% है, जिसमें अकेले टाटा नेक्सॉन 64% मार्केट शेयर होल्ड करती है। गवर्नमेंट के वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया कैंपेन की वजह से भी लोगों का सेंटीमेंट टाटा और महिंद्रा जैसी इंडियन कार मेकर्स के साथ जुड़ गया और देखते ही देखते 70 रुपए टच कर चुका टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस आज 400 रुपए के आसपास है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।